नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के लगभग 40 दिन बीत जाने के बाद अलग अलग शहरों में फंसे मजदूरों को घर जाने की इजाजत दी। 40 दिन बीत जाने के बाद इन 40 दिनों में इन मजदूरों का क्या हाल हुआ, ये आप लगातार देखते आ रहे हैं। पैदल लोग चल पड़े, सैकड़ों मील की दूरी पर पैदल का सफर ही तय करते हुए। अब इन मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाई जा रही हैं, लेकिन लॉकडाउन में बेरोजगार हो चुके इन मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि हर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर जरूरतमंद मजदूर के टिकट का खर्च उठाएगी। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि इस मुश्किल वक्त में भी मजदूरों से किराया लिया जा रहा है, जबकि उनके पास ना राशन है, ना पैसे हैं, ना ही घर जाने का कोई और जरिया है। सोनिया गांधी के मुताबिक जब हम विदेश में फंसे लोगों को मुफ्त में वापस ला सकते हैं, गुजरात में एक कार्यक्रम के लिए केम छो ट्रंप नमस्ते ट्रंप 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, रेल मंत्रालय पीएम केयर में जो फंड है पीएम केयर्स, उसमें 151 करोड़ दे सकता है, तो मजदूरों से टिकट के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? जबकि रेलवे ने बयान जारी करके कहा है कि वो राज्य सरकारों से सिर्फ 15% किराया ले रही है, रेलवे कोई टिकट नहीं बेच रही और राज्यों की तरफ से दी गई लिस्ट के आधार पर लोगों को ट्रेन में बिठा रही है। सोनिया गांधी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। साधन और पैसा तो दूर की बात है, पूरे राशन तक की व्यवस्था नहीं और न ही लॉकडाउन की इस घड़ी में काम का कोई इंतजाम। यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा। मेरे साथ हैं गुरदीप सिंह सप्पल, मेरे सहयोगी। गुरदीप, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सोनिया गांधी के ऐलान के बाद रेलवे का बयान आया कि वो राज्यों से सिर्फ 15% किराया ले रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि बाकी का 85% किराया केंद्र देगा। क्या कोई औपचारिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है या सोनिया गांधी के ऐलान के बाद केंद्र सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है? विनोद जी, औपचारिक अनाउंसमेंट आज हुई थी जिसमें ये कहा गया कि राज्य सरकारें 85% खर्चा वहन करेंगी और केंद्र सरकार 15% वहन करेंगी। लेकिन इसके मूल में क्या है? मूल में यह है कि जो मजदूर हैं वो अपनी वजह से मुसीबत में नहीं है, वो इसलिए मुसीबत में है कि एक महामारी आई है और सरकार ने कहा है कि वो काम नहीं करें, वो घर में बैठें, और वो सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं और इस सहयोग करने की वजह से वो दिक्कत में है और इस दिक्कत की जिम्मेदारी कि वो दिक्कत दूर हो या उनको उस मुसीबत से ना गुजरना पड़े जिससे वो आज गुजर रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये कोई ब्रिटिश काल नहीं है या मदर इंडिया जैसी फिल्म का दौर नहीं है कि कोई आपदा आएगी या कोई महामारी आएगी तो साहूकार को अपना पूरा मुनाफा वसूलना है। सरकार साहूकार नहीं है, सरकार को तो उसकी मदद करनी है। आज ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आज क्या हुआ। आज सोनिया गांधी ने जब बोला उसके बाद एकदम से एक्टिव हुए सुब्रमण्यम स्वामी। 1 घंटे बाद उन्होंने कहा कि मैंने पीयूष गोयल से बात की है और जल्दी फैसला हो जाएगा, जल्दी इस बात की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि किराया नहीं देना। और उसके बाद पूरी सरकार का तंत्र यह लग गया कहने में कि किराया तो पहले ही हमने कहा था नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो फैसला आज आपने ट्रेन के किराए के बारे में किया है, अभी भी वो फैसला बस के किराए के बारे में नहीं किया है। बहुत सारे मजदूर अभी भी बस से आ रहे हैं, हर मजदूर को ट्रेन सुविधा नहीं मिल रही है। बहुत सारी सरकारें बसों से भी भेज रही हैं और बसों के किराए बदस्तूर लिए जा रहे हैं। अगर सरकार ने अपने से स्वतः ये फैसला लिया था कि कोई किराया नहीं देगा तो वो उसको बस का भी किराया माफ़ कर देना चाहिए था। अभी तक उसकी कोई बात नहीं हुई है। तो ये पूरी राजनीति से अलग जो इशू है वो संवेदनशील है। हम देख रहे हैं विजुअल्स कि किस तरह से मजदूर सीमेंट के टैंकर में बैठ के जा रहे हैं।
आज कोझिकोड में लाठीचार्ज हुआ, आज सूरत के अंदर टीयर गैस चलानी पड़ी। मजदूर दिक्कत में हैं और ये जरूरी है कि उनके किराए ना सिर्फ ट्रेन के बल्कि बसों के भी सरकार माफ करे। उसके लिए किसी सोनिया गांधी की कोई चिट्ठी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी, मतलब ये किक स्टार्ट होने वाली बात नहीं है, ये तो नींद से जगाने वाली बात है कि झिंझोड़ के जैसे सरकार को जगाया गया है। मैं आगे बढ़ता हूं। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जो लोग लॉकडाउन से पहले अपने घर या काम करने की जगह से कहीं और गए थे और वहां फंस गए, सिर्फ उन्हें ही वापस आने की इजाजत है। उन लोगों को घर आने की इजाजत नहीं मिलेगी जो लोग अपने घर से दूर काम के सिलसिले में रहते आए हैं और अभी सिर्फ सामान्य तौर पर घर जाना चाहते हैं। अपना रोजगार खो चुके इन मजदूरों पर किए गए स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क के सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन के बाद 64% मजदूरों के पास 100 रुपए से भी कम बचे हुए हैं। इस वक्त 99% मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उनकी कोई कमाई नहीं हुई है। गुरुदेव, मेरा दूसरा सवाल यह है कि बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे मजदूरों से किराया वसूलना कितना जायज़ है? पहली बात तो आपने कहा कि पीयूष गोयल की तरफ से क्या आधिकारिक कोई सूचना आई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, तो उनसे किराया वसूलना कितना जायज़ है? क्या सरकार ये जिम्मेदारी पहले नहीं उठा सकती थी? दूसरे, मजदूरों से किराया वसूले जाने के मुद्दे पर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। असल बात अभी भी नहीं समझ में आई है, हालांकि आपने भी कोशिश की है। रेलवे कितना खर्चा उठा रही है, राज्य कितना योगदान दे रहे हैं, केंद्र ने अब तक क्या किया है, औपचारिक रूप से क्या क्या ऐलान हुए हैं, ये बता दीजिए। आज केंद्र ने साफ किया है 3 दिन के बाद कि 85% खर्चा केंद्र वहन करेगी और 15% राज्य करेंगे। शायद गलती से पहली बार में मैं उल्टा बोल गया था, उसके लिए दर्शकों से माफ़ी है। लेकिन केंद्र सरकार 85% खर्चा उठाएगी टिकट का और राज्य सरकार 15%। और चूंकि ये जनरल बुकिंग नहीं चल रही है, आम लोगों के लिए ट्रेन सुविधा शुरू नहीं की गई है, तो टिकट खिड़की पर टिकट नहीं बिक रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया था उसमें ये साफ लिखा गया है कि राज्य सरकार की जो भी एजेंसियां हैं, जो भी जिला में नोडल ऑफिसर है, वो लिस्ट बनाएंगे, वो थोक में टिकट रेलवे से लेंगे और आगे यात्रियों को देंगे। अभी तक कल तक ये हो रहा था कि बहुत सारे राज्यों में वो राज्य के जो नोडल ऑफिसर हैं वो लिस्ट बना रहे थे और टिकट बेच रहे थे यात्रियों को, मजदूरों को, और वो पैसा इकट्ठा करके रेलवे को दे रहे थे। आज सोनिया गांधी की चिट्ठी आने के बाद जो पूरा प्रेशर पड़ा है सरकार पे, और ये सुबह सबको पता लग गया था कि चिट्ठी आने के बाद अब इस पे काम जरूर होगा, तो उसके बाद अब सरकार ने साफ कर दिया कि ट्रेन का टिकट नहीं लिया जाएगा। और प्रेशर तो इतना पड़ा है कि दोपहर होते होते बिहार सरकार का, सीएम बिहार का नीतीश कुमार का वक्तव्य भी आ गया कि अब ना सिर्फ हम टिकट नहीं लेंगे बल्कि जो लोग आएंगे और 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे उनको 1-1 हज़ार रुपया अलग से भी देंगे। तो अब ये प्रेशर पड़ा है। लेकिन ये सवाल मैं फिर से दोहराता हूँ, ये प्रेशर अभी भी सिर्फ रिएक्शन में हुआ है। जो बसों से आने वाले लोग हैं उनके टिकट अभी भी हैं। कल तक भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ना सिर्फ हम एक तरफ का किराया लेंगे बल्कि दुतरफा किराया लेंगे, क्योंकि वापसी में बस खाली आती है। और वो भी उन्होंने कल जब या परसों जब फैसला लिया कि हम टिकट माफ़ कर रहे हैं, वो इसलिए लिया क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शिवा कुमार, उन्होंने जाके कर्नाटका स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष को, सीएमडी को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया कि आप मजदूरों से पैसा मत लीजिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग पैसा दे रहे हैं। तो उसके बाद वो प्रेशर पड़ा और कर्नाटक गवर्नमेंट ने बस का किराया माफ़ किया। अभी भी पूरे देश में और जगह बस के किराए लिए जा रहे हैं। जी गुरुदेव, कहने का मतलब ये है कि किसी सरकारी पहल पर ये फैसला नहीं हुआ है, ये अंडर प्रेशर हुआ है और बसों के किराए अभी तक लिए जा रहे हैं। उस पर भी ये बात लागू होनी चाहिए कि बसों के किराए भी नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि वाकई बहुत ही गरीब मजदूर लोग हैं, पैदल जाने को मजबूर हैं। ले देकर ज़िंदगी का सरमाया यही है कि 2 थैले या 1 सूटकेस, सर पे गठरी, साथ में एक औरत, 2 बच्चे। ये अपने गाँव में भी मुहैया नहीं था जब छोड़ कर आए, जिस प्रदेश को छोड़ कर आए, और यही लेकर वापस पैदल जाने को मजबूर हो रहे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस से जारी लड़ाई के लिए केंद्र सरकार ने एक नया फंड शुरू किया था, पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड में सरकारी कर्मचारियों, अलग अलग मंत्रालयों, कंपनियों और भी कई लोगों ने दान दिया है। कुछ ने दान दिया है, कुछ ने योगदान दिया है, कुछ से वसूला गया है।
इस फंड का ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स करेंगे, यानी ये भारत सरकार के दायरे में नहीं आएगी। CAG जो हमारी सरकारी संस्था है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो ऑडिट करती है, उसके दायरे में नहीं आएगी। ये पार्लियामेंट के दायरे में भी नहीं आएगी। इस फंड को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से भी छूट दी गई है, जबकि जो चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड है उनको ये छूट नहीं है, वो बाहर से मदद मंजूर कर नहीं सकते। टेलीग्राफ नाम के अखबार की एक रिपोर्ट कहती है कि PM केयर्स में केयर्स का मतलब है सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, जिससे लगता है कि ये फंड कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की मदद के लिए बनाया गया था। लेकिन अब तक ये बात सामने नहीं आई है कि PM केयर्स से कितना पैसा फंसे हुए मजदूरों के लिए खर्च किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक PMO ने कहा है कि इस बात की जानकारी नहीं है कि अब तक इस फंड में कितने पैसे जमा हुए हैं। मतलब ये भी जानकारी नहीं कि कितने पैसे जमा हुए हैं और इस फंड से किसी राहत कार्य के लिए कितना खर्च किया गया है। मेरा आखिरी सवाल गुरदीप आपसे ये है कि जिन लोगों की राहत के लिए ये फंड बनाया गया है उन तक तो कोई राहत पहुंचती नहीं दिख रही। सरकार ने इससे जुड़ी कोई जानकारी अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की है? इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है विनोद जी। ये ठीक है कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड पहले होता था और मोदी जी ने तय किया, उनकी सरकार ने तय किया कि एक नया फंड बनाएंगे जिसमें PM केयर्स नाम होगा, ब्रांडिंग होगी कि प्रधानमंत्री आप सबकी केयर कर रहे हैं, आप सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं। ये ब्रांडिंग का एक सवाल ज़रूर था, लेकिन ठीक है वो फैसला आपने ले लिया। लेकिन ये जानकारी आज देश में क्यों नहीं दी जा रही है कि इसमें कितना पैसा आया है, उसको कैसे खर्च किया जा रहा है, इस बात का, इस सवाल का जवाब देश में किसी के पास नहीं है। कोई इस बारे में बात करने को राजी नहीं है, कोई इस बारे में जवाब देने को राजी नहीं है। आप देखिए कि केरल सरकार में जैसे चीफ मिनिस्टर का फंड है, वो भी एक फंड बना, उसमें भी लोगों ने दिया है करीब 150 करोड़ रुपया। आप उनकी वेबसाइट जाके देखिए, रोज के रोज अपडेट होती है कि पैसा कहाँ से किस किस पे गेट से आया है, कितना पैसा आया है, और दूसरा वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। जनता का ये अधिकार तो है जानने का। और इस पूरे केस में अगर ये बताया जाता कि PM केयर का फंड कहाँ लग रहा है, तो शायद सरकार की ये आलोचना नहीं होती कि PM केयर से आप टिकट क्यों नहीं खरीद रहे हैं, क्यों नहीं टिकटों के लिए, रेलवे के लिए पैसा दे रहे हैं, क्योंकि तब जनता को ये मालूम होता कि वो जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो कोरोना की खिलाफ जो लड़ाई है उसमें कहीं और लग रहा है। लेकिन आज की तारीख में ये नहीं मालूम है, और ये कल भी शायद मालूम नहीं होगा अगर जब तक कि खुद सरकार का हृदय परिवर्तन ना हो जाए और वो ये बताना ना शुरू कर दे कि हाँ अब हम बता रहे हैं कि कहाँ खर्च हुआ। ये हृदय परिवर्तन से जुड़ा है, लेकिन सरकार पे कोई बाध्यता नहीं है, उसका कोई ऑडिट नहीं है। ये ठीक वैसा ही मामला है जैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हुआ था कि पैसा कहाँ से आया, राजनीतिक पार्टियों पे किस मार्फत आया, किसने दिया, ये सीक्रेट रहेगा, सिर्फ सरकार को पता रहेगा। और ट्रांसपेरेंसी के नाम पर जो पूरी एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है कि जनता को पता ही नहीं है, वो PM केयर में दोहराया गया है। आज से लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हो चुका है, जो 17 मई तक चलेगा। बेशक सरकार की पूरी ये कोशिश है कहने की कि ये तीसरा फेज नहीं है, तीसरा चरण नहीं है, ये लॉकडाउन से बाहर निकलने का पहला चरण है। बहरहाल लॉकडाउन के कारण राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है, जो माली हालत है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लॉकडाउन को लंबे वक्त तक नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि राज्य का जो रेवेन्यू है दिल्ली का, वो 3,500 करोड़ से घटकर सिर्फ 300 करोड़ तक पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि पिछले 40 दिनों से जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं वो सब बंद पड़ी हुई हैं। एक हथौड़ा मार दिया, 4 घंटे के नोटिस पे सब कुछ बंद कर दिया। वहीं ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए जोन्स पर भी, जो जोन्स हैं, उन पर भी आपत्ति जाहिर की है, ऐतराज जाहिर किया है। बंगाल के 10 जिलों को रेड जोन में रखा गया, जबकि बंगाल सरकार का कहना है कि राज्य के सिर्फ 4 जिले ही रेड जोन में रखे जाने चाहिए। रेड जोन में बहुत से ऐसी आर्थिक गतिविधियां होती हैं जिनकी इजाज़त नहीं होती, उसका असर भी राज्य के जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, उस पर पड़ता है। झारखंड में अगले 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाते हुए केंद्र की तरफ से जारी की गई रियायतें झारखंड में नहीं मिलेंगी। अलग अलग राज्य वहाँ की स्थिति के मुताबिक फैसले ले रहे हैं, क्योंकि इस वायरस से निपटने की जिम्मेदारी शुरू से उन पर रही है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट कहती है कि लॉकडाउन लागू करने का पूरा जिम्मा प्रधानमंत्री मोदी को मिला है, लेकिन अब इस लॉकडाउन से निकलने की जिम्मेदारी राज्यों पर डाली जा रही है।
लॉकडाउन लागू करने का जो जिम्मा है, श्रेय है, वो तो प्रधानमंत्री मोदी को मिल गया, लेकिन अब इससे निकले कैसे, इसकी जिम्मेदारी राज्यों पर डाली जा सकती है। मेरे साथ है हार्ड न्यूज़ के एडिटर इन चीफ संजय कपूर। बहुत स्वागत संजय आपका। क्या इस पूरी महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने सिर्फ फैसले लिए हैं और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों पर डाली है, या खुद भी कुछ किया है? इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने अपना कुछ तुगलकी मिजाज दिखाया है कि किसी को ये नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ सही होगी, कोई क्या चीज़ गलत होगी। अगर आपको याद हो, केरल ने सबसे पहले कामयाबी हासिल करी, काफ़ी दिन तक उनके 0 केसेस भी आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन से निकलने का कुछ रोड मैप तैयार किया, उन्होंने रेस्टोरेंट खोलने की बात करी। ये सब 14 अप्रैल के आसपास है। तो उन्होंने इसके ऊपर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया। उसका कोई कारण नहीं दिया कि प्रतिबंध क्यों लगाया गया, क्यों केरल के लोग बाहर नहीं निकल सकते जब स्थिति सामान्य के करीब पहुंच गई है। तो इसलिए उनका जो पूरा जो अंदाज है वो एक तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, उसके पीछे सोच भी नहीं है। 24 मार्च को क्यों तालाबंदी, क्यों लॉकडाउन करा, उसका पूरा कहने का मतलब कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे देश में केसेस भी बहुत कम थे, समस्याएं भी कम थीं, और जब इतनी बढ़ गई हैं तो अब ये लॉकडाउन हटाना चाहते हैं। इसके पीछे क्या सोच है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, इनको लॉकडाउन से कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं है। रोज़ के हिसाब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें तरह तरह के आंकड़े बताते हैं, कभी कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, कभी कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं। कोई मेल भी नहीं खाता, कभी ICMR के सज्जन वहाँ बैठे होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्थिति काफी भयावह है, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है कि हो क्या रहा है देश के अंदर। दूसरी बात, जो पूरा अर्थव्यवस्था है वो चरमरा भारत गई है। में कोरोना वायरस के जी मुकम्मल कीजिए। पास कुछ आंकड़े उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो उसके अंदर आप देखें तो अगर टारगेट 4000 करोड़ है किसी आबकारी का या GST का, तो बामुश्किल तमाम 10-15% टारगेट मीट हो रहा है। तो जो केजरीवाल कह रहे थे कि ना तनख्वाहें कहाँ से बांटेंगे, लोगों के पास पैसा कहाँ है, उसका एक आधार है, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार ने GST का पिछला वाला भुगतान नहीं करा। तो अब क्या करेंगे वो लोग? जी संजय, मैं आगे बढ़ता हूं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। अब तक भारत में 42,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं, और 1300 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 2553 नए मामले सामने आए हैं और 72 लोगों की मौत हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक भारत में 4 मई तक, यानी आज 4 मई तक 11,72,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। ICMR ने कोरोना वायरस की वैक्सीन पर रिसर्च कर रही एक कमेटी को भी भंग कर दिया है, उसको डिसॉल्व कर दिया है। ICMR ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कोई वजह नहीं दी गई है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्चर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस का अभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, ना कि लीनियर कर्व। अब लीनियर होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, एक्सपोनेंशियल है 1 से 20, 20 से 60, कुछ भी हो सकता है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, क्या भारत में सरकार सिर्फ लॉकडाउन के भरोसे ही है, या हर्ड इम्यूनिटी की भी एक तरह से बाय डिफ़ॉल्ट कोशिश की जा रही है? क्योंकि जब कोरोना के वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो लॉकडाउन में छूट दी गई है बिना टेस्ट की तादाद बढ़ाए। तो क्या ये एक तरफ लॉकडाउन, कुछ हर्ड इम्यूनिटी, क्या ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट लगता है आपको? कुछ भगवान भरोसे। तो इसके अंदर जो हर्ड इम्यूनिटी है वो भगवान भरोसे है। कहने का मतलब ये कि अगर आप बच गए तो आप इसका मतलब हर्ड इम्यूनिटी के कहने मतलब हिस्सेदार हुए, और अगर चले गए तो आपके ऊपर ना कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि जो कारण है वो भी सरकार के हाथ में है कि आप निमोनिया से मरे, कि हार्ट से मरे, कि किससे मरे। तो उसके अंदर जो कई सारे आरोप नज़र आ रहे हैं कि कुछ जो कोविड से मरते हैं वो भी है ना निमोनिया के नाम से दिखाए जाते हैं, क्योंकि जैसे वेस्ट बंगाल के ऊपर केंद्र सरकार का जो आरोप है कि वो पूरी तरीके से फिगर्स नहीं दिखा रहा है, उसी तरीके के आरोप और लोग लगा रहे हैं और सूबों के मामले में। तो हमको अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि लोग अगर मर रहे हैं तो कैसे मर रहे हैं, और जो इतने सारे टेस्ट हैं तो उसका नतीजे कितने आए। ये अगर 1 लाख उन्होंने टेस्ट किए हैं, या जितना भी आप बता रहे हैं 1 मिलियन करे हैं, तो उसमें कितने है ना टेस्ट हुए? क्योंकि अगर आप दिल्ली सरकार का देखें, इसके ऊपर तो
श्री हर्षवर्धन जी ने भी ना आरोप लगाया कि 3-3.5 हजार जो टेस्ट करे उसका तो कोई नतीजा भी निकला, और उन टेस्ट के बूते पे कई सारे इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया हुआ है, रेड जोन बनाया हुआ है। अरे कहने मतलब कि नतीजा निकले उसके बाद आप कंटेनमेंट जोन बनाओगे ना। आप देखिए किस तरीके से तबलीगी जमात वालों का हुआ जी। है, 12-13 मार्च में उनको रखा गया था, उसके बाद अभी भी क्वारंटीन है, जबकि 3-4 नेगेटिव हो चुके हैं उनके। आज वो असउद्दीन ओवैसी साहब ने बोला कि 30 जो तेलंगाना के उनके तबलीगी के लोग हैं उनके बार बार नेगेटिव निकल रहे हैं, पर उनको छोड़ते नहीं है। तो जो आर्बिट्रीनेस है ना, जो दिखाई पड़ती है पूरे पूरे इस मुहिम के अंदर, उसको है ना मेरे ख्याल से एक प्रोफेशनलिज्म के माध्यम से खत्म होना चाहिए, पर ये लोग नहीं खत्म कर पा रहे। जी जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। देश की जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो लगातार गंभीर बनी हुई है। वैसे वो तभी से ही बन गई थी जब नोटबंदी लागू हुई थी, फिर जीएसटी लागू हुआ था, फिर उसके बाद गोल पोस्ट बदले गए, नियम बदले गए, हर हफ्ते हर दूसरे चौथे दिन नियमों में बदलाव किया गया। आर्थिक स्थिति तो हमारी तब से ही कमज़ोर थी। कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया पर है, हम पर भी है, अर्थव्यवस्था पर। एक सर्वे के मुताबिक देश में लॉकडाउन के कारण 54% लोगों की आमदनी कम हुई है और 67% लोगों ने अपने खर्चों को कम कर दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक सर्वे के मुताबिक 2020 में सिर्फ 15% कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है। सर्वे के मुताबिक देश के 50% से ज़्यादा फर्म्स में, कंपनियों में नौकरी जाने की संभावना है। सीआईआई के मुताबिक ही देश के 100 से 150 ज़िले जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है, जिनका योगदान जीडीपी में ज़्यादा है, वहाँ आर्थिक गतिविधियों को शुरू कर देना चाहिए। सीआईआई के मुताबिक अर्थव्यवस्था को बेहतर होने में भी कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। वहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इकोनॉमिक ग्रोथ 2 से 3% के बीच रह सकती है। संजय, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, मौजूदा हालात को देखते हुए आपको पोस्ट कोरोना भारत की इकोनॉमी कैसी नज़र आती है? प्लस भी और माइनस भी, जो अच्छी बातें होंगी वो भी और जो अच्छी नहीं है वो भी, कैसी दिखती है आपको इकोनॉमी? देखिए, मुद्दा यह है कि जब लोग बाग सड़क पे आएंगे, काम करेंगे, तो जीरो से थोड़ा प्लस तो होगी, परंतु यहाँ पर सरकार ने और सरकार की जो बिना सोच की जो पूरी पूरी नीति है, उसने कम से कम आज की तारीख में माइनस कैटेगरी में हिंदुस्तान को ला दिया है। वैसे भी हिंदुस्तान का जो कोविड के पहले जो स्थिति थी काफ़ी बुरी थी। आपको याद है हम लोग कितने सारे प्रोग्राम में इसके बारे में बात करें, नौकरियां जा रही थी, अर्थव्यवस्था काफ़ी लचर थी। अब किसी को कोई भी शक नहीं है कि इस समय जीरो के नीचे जा चुकी है। चाहे आईएमएफ बोले कि है ना 1% है या 0.9% है, वो सब फालतू की बात है जब कोई गतिविधि नहीं हो रही है तो। पर जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू होगी, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत है ना वो स्टार्ट राइजिंग। पर सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि जितने भी माइग्रेंट्स हैं जो वापस जा रहे हैं, उनके बिना आप अर्थव्यवस्था को कैसे खड़ा करेंगे? लाखों की तादाद में लोग बाग अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से सरकार और शहरों का जो रवैया है उससे इतने नाखुश हैं कि उनको आने में काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। दिल्ली, बम्बई और तमाम शहरों में जाने में उनको जिस निर्दयी अंदाज में उनके साथ व्यवहार किया गया है, और वो मेरे ख्याल से अर्थव्यवस्था पे उसका बहुत बड़ा आघात लगेगा। जी, संजय कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम इसे लॉकडाउन का तीसरा चरण कह रहे हैं। सरकार की ख्वाहिश है कि इसे लॉकडाउन से बाहर निकलने का पहला चरण कहना चाहिए। हमें लगता है ये ज़रा जल्दबाजी होगी कहना। बहरहाल, अर्थव्यवस्था की हालत दिन ब दिन बुरी होती जा रही है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने किसी भी तरह के एक रिवाइवल पैकेज का ऐलान नहीं किया है। आर्थिक स्टिमुलस छोटे मोटे दिए हैं, लेकिन रिवाइवल पैकेज जो होता है, जो दूरगामी होता है, उसका ऐलान नहीं किया है। सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि जल्दी से जल्दी आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जाए, लेकिन सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। बेशक प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री के साथ मीटिंग की थी, तब कयास लगाए गए थे कि शायद आर्थिक एक रिवाइवल पैकेज का जिक्र हो। आर्थिक पैकेज ही वो रास्ता है जिसके ज़रिए सरकार पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ावा दे सकती है। सन 91 में भी ऐसा हुआ था, जब देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यही निर्णय लिया था। जापान ने जो पैकेज दिया है वो उसकी जीडीपी का 10% है। जर्मनी ने जो भी राहत पैकेज दिया है वो भी उसकी जीडीपी का 10% है। ठीक है, जीडीपी का आधे से भी ज़्यादा है वो।
और हमारे यहाँ तो मांग ऐसी भी उठी है कि 5 लाख करोड़ से लेकर 16 लाख करोड़ तक ये रेंज बताई गई है कि इस तरह का इकोनॉमिक पैकेज जब तक अनाउंस नहीं होता हमारी अर्थव्यवस्था रिवाइव नहीं होगी, अपने पांव पर खड़ी नहीं हो पाएगी। इतनी देर क्यों हो रही है? लगातार नुकसान हो रहा है, राज्यों के पास तनख्वाहें देने को पैसा नहीं है, तो आर्थिक पैकेज क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा जबकि जगह जगह से फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं? ये हमारा सवाल है। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।